नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं आंचल। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर और क्या चल रहा है खेल और आर्थिक जगत में। कुछ झलकियां दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर तथा व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की 11 समझौते सहित बड़ी 5 घोषणाएं। मलेशिया में भारत खोलेगा अपना वाणिज्य दूतावास। भारत के साथ मलेशिया का विशेष संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद पर नहीं चलेगा कोई दोहरा मापदंड। दोनों देश आतंक के खिलाफ एकजुट। मलेशियाई पीएम इब्राहिम ने व्यापार, निवेश, संपर्क और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर दिया जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सलवाद पर हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक। नक्सल मुक्त भारत अभियान के लिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। कहा, समझौते में कृषि और किसान हित को रखा गया सर्वोपरि। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाया पाकिस्तानी कनेक्शन का आरोप। कहा, गोगोई और उनकी पत्नी पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीबी। भारत से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट को देने का किया दावा। और खबरों की शुरुआत करते हैं भारत मलेशिया के दोस्ती के नए चैप्टर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया यात्रा के दौरान वैश्विक शांति और स्थिरता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही मलेशिया की आसियान और इंडो पैसिफिक में जो भूमिका है उसको सहयोग करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। दोनों ही देशों ने यह भी दिखाया कि वो क्षेत्रीय और समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए काम करेंगे। देखिए विशेष रिपोर्ट। भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा और आत्मीय बताया। पुत्रजा स्थित परदाना पुत्र भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर और द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के बढ़ते सहयोग, साझा संस्कृति, सभ्यता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार्य होने चाहिए, जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता में भारतीय भूमिका की सराहना की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। India is growing by leaps and bounds. It's one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia in the ASEAN context would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India.
भारत मलेशिया के बीच 16 आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में दोनों देशों की संस्थाओं के बीच सहयोग, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और मलेशिया में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत प्रमुख हैं। भारत जल्द ही मलेशिया में एक नया कॉन्सुलेट खोलेगा, जिससे पर्यटन और प्रवासियों को बढ़ावा मिलेगा। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑडियो वीडियो संयुक्त निर्माण को लेकर भी एक समझौता सामने आया है। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने और प्रगाढ़ बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया। आसियान क्षेत्र और इंडो पैसिफिक की समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पुत्रजय से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की अगुवाई में भारत मलेशिया के बीच जो प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई, इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मलेशिया के हित आपस में जुड़े हुए हैं। भारत दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत मलेशिया संबंधों को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है। We have established excellent relations, and I'm proud to say thank you again, because in the last 2 years it has surpassed the normal traditional relationship. Thanks to you and the team, and we have discussed privately too some of the issues of concern, which I think need to be elaborated by our team. But the principle is important, that we consider India as a great friendly nation of ours, close to Malaysia, culturally, and of course now geopolitics, and we will expect more collaboration in all fields. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री से मलेशिया के शीर्ष जो बिजनेस लीडर्स हैं, उन्होंने मुलाकात की। अब इसमें फिसन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के संस्थापक सीईओ पुआ खेन सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का जो अनुभव था उसे यादगार बताया। तो पीएम ने मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की है। Good discussion with the Prime Minister Modi, and to me it's a big impressive that he has a very big ambitions to build the semiconductor industry in India. And what we try to deliver to Prime Minister, we are not just going there to build factory, no. We like to transfer our technology, try to help train the talent in the local India to design the silicon, the firmware, software, and also the AI solutions. So maybe after a few more years, India will have your own ecosystem, own cluster owned by the India company, become your local India technology. Design, then produce India. This can really build the real technology owned by the Indian company.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में आईएनए के सिपाहियों से मुलाकात की। इंडियन नेशनल आर्मी का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अहम योगदान है। इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आईएनए की अगुवाई सुभाष चंद्र बोस ने की। साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से उसका गठन किया था, उस लिहाज से भारत की आज़ादी में उनकी भूमिका हमेशा अतुलनीय रहेगी और हमेशा उसे यादगार माना जाएगा। It was an extremely wonderful and pleasurable blessing that I had. The Prime Minister was looking so young, and he could recollect the past of Netaji Subhash Chandra Bose, with whom I had the pleasure of meeting, and I was even garlanded by him. And we were talking about the progress of India since the early days, and I quite humbly congratulated the Prime Minister for being firm and developing India in many areas, caring for the villages of India, building toilets, taking care, providing for their health, and again then of course being strong, how strongly he is concentrating on the economic development of India and how it is progressing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की है और आप देख सकते हैं भारतीय मूल के इन लोगों से जो मुलाकात की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, आप सभी के चेहरों पर खुशी देख सकते हैं और इस मुलाकात के अपने मायने हैं क्योंकि भारतीय मूल की ये प्रवासी हैं और रेमिटेंसेस के लिहाज से इन प्रवासियों की भूमिका भारतीय जीडीपी के लिहाज से भी अहम हो जाती है। उससे पहले प्रधानमंत्री मलेशिया के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो भारतीय रह रहे हैं मूल के लोग मलेशिया में उनसे मुलाकात की और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, जो भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात से उनके अनुभवों को समझते हैं, भारतीय मिट्टी से उनके उस जुड़ाव के बारे में बात करते हैं और इस जुड़ाव को कैसे जब हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी का नाम लेते हैं उस लिहाज से किन्हीं दो देशों के रिश्तों को एक अलग चरणबद्ध तरीके से आगे ले जाने में ये बहुत काम आता है। और आप देख सकते हैं इनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें हैं और किस तरह की आकांक्षाएं हैं भारतीय मूल के लोगों की जो वहाँ रह रहे हैं, उन आकांक्षाओं को, उनकी बातों को प्रधानमंत्री ज़रूर सुनते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री खजाना नेशनल के जो प्रबंध निदेशक हैं फैजल जाहिर, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से जो भेंट हुई उस पर बेहद खुशी जताई है। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से भारतीय मूल के लोगों से मिले, उसके बाद हमने देखा कि जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री ने जो खजाना नेशनल के प्रबंध निदेशक फैसल जाहिर हैं उनसे भी मुलाकात की है। और आप इस मुलाकात की तस्वीरों से देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री से भेंट को बेहद खुशनुमा बताया खजाना नेशनल के प्रबंध निदेशक फैसल जाहिर है। तो सीईओ से मीटिंग हुई, उसके बाद जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे मुलाकात हुई। खजाना नेशनल के जो प्रबंध निदेशक हैं उनसे भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे अनुभव सुनते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री उनकी। It was a wonderful meeting. I have to say that the Prime Minister is quite visionary of what he wants India to be. So we spoke about how he'd like to build India, about building infrastructure, looking at innovation like technology, etc., and how we can collaborate further, not just in Khazanah, but also our portfolio companies. So we talked about that. And since 2014, there's been a lot of economic transformation. I think as far as Khazanah is concerned, I think we want to, India is a wonderful place. It has a high conviction market for investments, and we were even thinking of doubling our exposure, at least for the next 5 years. Yeah. I think when you actually look at the potential increase in the wealth of the country, I think what he spoke about was the need for the younger population, it's a very young country, to be able to connect the infrastructure, the living, etc., and having good jobs. I mean, those are the things that I think we looked at and see how we can actually attract investments. और इन तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से हमने प्रबंध निदेशक की बात सुनी खजाना की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री का जो
विजन है वो दूरदर्शी है और इस दूरदर्शिता की वजह से जो तमाम नीतियां निर्धारित की जाती हैं उन नीतियों में सजगता है, सतर्कता है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, हमने देखा प्रधानमंत्री ने किस तरह से टॉप सीईओज के साथ मुलाकात की है, जो भारतीय मूल के लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी मुलाकात की। और एक बात साफ तौर पर दृष्टव्य है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को लगातार सराहा जा रहा है और जिस तरह का विजन प्रधानमंत्री का है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि उनकी जो नीतियां हैं कितनी स्ट्रांग हैं जो वो निर्धारित करते हैं। आजकल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हम देखते हैं कि इस तरह के विदेश दौरे पर आते हैं तो जितनी भी एक अहम मुलाकात हो सकती है उसमें खासतौर पर हम देख रहे हैं कि भारतीय मूल के लोग से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है। जो ग्लोबल कंपनियों के जो मलेशिया की शीर्ष जो कंपनियां हैं उनके सीईओ से मुलाकात की है। तमाम सीईओ इस बात को लेकर तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की, भारत को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और सभी भारत को एक बड़े निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया अब ये बात समझ रही है कि भारत ने बहुत जो प्रगति की है वहाँ ऐसा इकोसिस्टम बना है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर और निवेश कर सकती हैं और जिन सेक्टर्स में हम पीछे थे वहाँ हम अब आगे निकलने की होड़ में शामिल हो गए। जैसे सेमीकंडक्टर है या फिर हाई टेक्नोलॉजी वाले, हाई उच्च तकनीक वाले तमाम विनिर्माण की वस्तुएं हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब हमारा आयात घट रहा है और एक्सपोर्ट की तरफ उसमें हम जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर बाकी उत्पाद हो। तो आज ये जो सीईओ फोरम में हम देखते हैं कि जो सीईओ से मुलाकात है ये एक संदेश है कि तमाम जो मलेशिया की जो शीर्ष कंपनियां हैं उनके जो लीडर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि भारत और मलेशिया की जो साझेदारी है ये बहुत आगे जाने वाली है और दोनों देशों के ये लिए फायदेमंद होने वाली है। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे एक शीर्ष उद्यमी कह रहे थे कि किस तरह से डिजाइन कैपेबिलिटी जो भारत में है वो उसके साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया की ही कंपनी उत्पादन करे, इंडियन कंपनी एक तरह से देखें इसमें आगे जाए, इसमें क्या कुछ मदद हो सकती है, उस पर जो सहयोग है उस बारे में आगे एक तरह से रूपरेखा तैयार हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत के पास बहुत क्षमताएं हैं। भारत के प्रोफेशनल्स न केवल आईटी बल्कि अलग अलग सेक्टर में इंजीनियरिंग के जो लोग हैं प्रतिभाशाली वो दुनिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। मलेशिया में भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स हैं। और जब इस तरह से ग्लोबल कंपनियों के दफ्तर या फिर कोलैबोरेशन भारतीय कंपनियों से होगा तो निश्चित तौर पर हमारी प्रगति तेज होगी नए नए सेक्टर्स में। और इसीलिए आज जो एमओयू साइन हुए हैं, जो सहमति बनी है, जो दस्तावेज का आदान प्रदान हुआ है उसमें आप देखें कि भविष्य की रूपरेखा पूरी तरह से परिलक्षित होती है। कैसे वो सिक्योरिटी सेक्टर हो या फिर दोनों देशों के बीच देखें कि भ्रष्टाचार खत्म करने इसमें एक चीज और है, बिल्कुल शैलेंद्र, इसमें एक चीज और है कि जिन स्मार्ट सॉल्यूशंस की दरकार पूरे विश्व को है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, उस पर भी लगातार जो तमाम सीईओज हैं उन्हें भरोसा है कि भारत के साथ जिस तरह से जब वो प्रोफेशनली डील करेंगे वो मददगार साबित होंगे। तो भारत को एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर वैश्विक मंचों पर देखा जाता है। देखिए निश्चित तौर पर इसीलिए जो नई नई तकनीक में इकोनॉमी आ रही है उसमें भारत दुनिया के शीर्ष देशों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसका उदाहरण इस तरह से देना चाहूंगा कि जब 4G तकनीक आई थी तो भारत में बहुत बाद में आई, हम पीछे थे। 5G में हम बिल्कुल आसपास दिखे और 6G में हम अगुवाई करने जा रहे हैं। आप इस तरह से आप देखिए आज हमारे पेमेंट सिस्टम को दुनिया अपना रहा है। हमारी मलेशिया के साथ जो सहमति बनी है इसी 2026 में आप देखेंगे कि कोई भारत से अगर मलेशिया घूमने आता है तो अपने मोबाइल से डिजिटल शैलेंद्र, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। लगातार जो सीईओज मीट से तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, आपके पास वापस आने वाली हूं। तो मलेशिया में ही पेट्रोनास के जो सीईओ हैं तेंकू मोहम्मद तौफीक, उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात को बेहद अहम पल बताया। तो लगातार जो टॉप सीईओज हैं मलेशियन कंपनीज के, जिसमें पेट्रोनास का नाम है, जिसके सीईओ हैं तेंकू मोहम्मद तौफीक, उनसे मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। और जब इन सीईओ से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो जिन स्मार्ट सॉल्यूशंस का हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग सनराइजिंग सेक्टर्स की हम बात करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस हैं,
सेमीकंडक्टर्स है, तो किस तरह की प्रोफेशनल और स्किल्ड ट्रेनिंग के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा सेंटर साबित हो सकता है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड में जब हम युवाओं की बात करते हैं तो भारत लेबर इंसेंटिव मार्केट है, और उस लिहाज से इन सीईओज को किस तरह से निवेश की दूरदर्शिता भारत में नजर आती है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से कह चुके हैं कि ये 21वीं सदी है, एशिया युग है, लाल फीताशाही से कहीं ना कहीं विराम मिलता हुआ भारत को नजर आया, और कैसे अब सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की वजह से बिजनेस लगाना भारत में एक आसान तरीका है। तो आपने देखी तस्वीरें जहां पर हमने आपको बताया कि लगातार जो बड़े बड़े सीईओज हैं उनसे मुलाकात लगातार प्रधानमंत्री की जारी है। वापस शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, तमाम जो लगातार अलग अलग कंपनीज के सीईओ से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में जिन स्मार्ट सॉल्यूशंस का तो जिक्र हम कर ही रहे हैं, लेकिन लाल फीताशाही जिससे कहीं ना कहीं बहुत विराम मिलता हुआ नजर आया है भारत के आर्थिक परितंत्र को, और ऐसे में निवेश के दरवाजे खुलते हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार के लिहाज से भी एक अहम कदम है जब हम दो देशों के आर्थिक सुदृढ़ होते हुए रिश्तों की बात करते हैं। आचल देखिए, भारत की नीतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सुनिश्चित किया है कि जहां पर निवेश का मामला हो, जहां पर निवेश आकर्षित करने का मामला हो, जहां पर नए नए उद्योग लगाने की बात हो, वहां हमें इस जो अड़चने थी उससे मुक्ति मिल चुकी है। आप पेट्रोनास के सीईओ के मुलाकात की आपने तस्वीरें दिखाई, हम उस पर चर्चा भी कर रहे थे। ऑयल एंड गैस की जो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है और भारत में संचालन भी करती है, तो आगे कैसे और साझेदारी हो सकती है, उसमें हम न केवल उन सेक्टर्स की तरफ देख रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, बल्कि जिन सेक्टर्स में साझेदारी हमारी है उसे और कैसे मजबूत किया जा सकता है, वो भी इस यात्रा के दौरान ये बात देखने को मिल रही है कि परंपरागत सेक्टर्स में भी हम साझेदारी को, सहयोग को और आगे कैसे ले जा सकते हैं। और नए सेक्टर सेमीकंडक्टर या फिर फिनटेक, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब तो निश्चित तौर पर प्रायोरिटी एरिया है ही, और साथ ही साथ डिफेंस और जो सिक्योरिटी में हम देख रहे हैं कि सहयोग की बात हो रही है। तो एक तरह से आप इस पूरे दौरे में जो मलेशिया के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि वो चाहते हैं कि हर सेक्टर में भारत और मलेशिया के बीच जो सहयोग है वो आगे बढ़े। तो ये दिखाता है कि ये पूरी कोशिश हो रही है कि अलग अलग सेक्टर्स में जहां पर सहयोग है, जहां पर बहुत भी गुंजाइश है सहयोग को आगे बढ़ाने की, उन सब में प्रगति का एक रास्ता, एक रोड मैप, एक रूपरेखा तैयार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। और जो आज एमओयू पर दस्तखत हुए, जो आज दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ, जो सहमति बनी, इसी ओर इशारा करते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे भारतीय लोगों को और मलेशिया के लोगों को और मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को सबको भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है। और हम जानते हैं कि आवाजाही, टूरिज्म, वीजा नियमों में आसानी, ये सब तो एक चरण पूरा हो ही गया है और हम उससे आगे अब जा रहे हैं। हम ओसीआई कार्ड होल्डर्स की को वो स्टेटस देने की बात है जो भारतीय मूल के यहाँ लोग छठी पीढ़ी के रहते हैं। तो ये सब उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि जहां जहां पर भी हम और सहूलियत दे सकते हैं, भारत और मलेशिया के रिश्तों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, वो सारे प्रयास हो रहे हैं। और इसीलिए आप देखें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो जो उनका अभिनंदन किया गया, जो कार्यक्रमों का आपने प्रदर्शन देखा जब इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे, उसमें भारतीय संस्कृति की झलक थी, उसमें हमारे तमिल कल्चर की झलक थी, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए लोग थे उसमें बड़ी संख्या में इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो शामिल थे और इस बात को मान रहे थे कि भारत के बारे में जो छवि है वो बीते एक दशक में पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ पर जो मलय लोग रहते हैं या फिर जो चाइनीज यहाँ पर रहते हैं, जो चीन से आकर यहाँ बसे, या अलग अलग देशों से जो लोग जापान से आकर यहाँ बसे, तो वो अब ये मानते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत के साथ सहयोग उस दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, मलेशिया के लिए भी और भारत के लिए। और इसमें एक प्रगति का सूचक और भी है शैलेंद्र, कि कैसे जब हम स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करते हैं, उस आंकड़े में भारत जब इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, उस लिहाज से भी ये प्रधानमंत्री का जो मलेशियाई दौरा है ये अपने आप में अहम है। और जिस तरह से कंपनीज के सीईओज मिल रहे हैं, तो प्रोफेशनल वर्कफोर्स को क्रिएट करने के लिए भी ये अहम यात्रा मानी जा रही है। ये देखिए, एजुकेशन में कोलैबोरेशन की बात बहुत चर्चा इस पर दौरे से पहले हो रही थी। देखिए, एक बात समझनी होगी आंचल कि अगर 20-30 वर्षों में आप देखें तो अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं
उनके मुकाबले स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत बढ़ी है और वो मतलब यहाँ पर उनका प्रभाव बढ़ा है, मैं ऐसे कहना चाहूंगा। और हमने देखा है कि ये माना जाता है कि मलेशिया के अर्थव्यवस्था में जितने भी एक तरह से कहें मजबूत इकोनॉमी वाले क्षेत्र हैं, उनमें भारतीय मूल के स्किल्ड प्रोफेशनल का बहुत योगदान है, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ आप तमिल जो लोग हैं उनकी जो अगली पीढ़ी का ही काम, कोई वरिष्ठ वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस बात को मलेशिया अच्छे से समझता है कि 30 लाख जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बहुत उन्होंने योगदान भारत की अर्थव्यवस्था और जो यहाँ की मलेशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा एक साथ आए और मलेशिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उन लोगों ने किया है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारत घूमने आए तो एक मलय को साथ लाए, एक मलेशिया मूल के व्यक्ति को भी साथ लाए, जिससे जो जुड़ाव है भारत के प्रति वो यहाँ के मलेशिया के मूल के लोगों के का भी उतना ही गहरा हो जितना भारतीय मूल के लोगों का है। तब एक तरह से कहें कि वो और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि फर्क दिख रहा है। यही जुड़ाव जो है 24 के बाद अगर आप देखें, बिल्कुल, और यही जुड़ाव जो है वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का भी एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को लगातार कोलालंपुर से हम तक साझा करने के लिए। और वक्त मिड डे प्राइम में छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पीएम सर हमारे सामने है। तो आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे, कौन शुरू करेगा? ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक में सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे खबरों में। मिड डे प्राइम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर में हैं। इस दौरे में गृह मंत्री नक्सल प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चर्चा की जा रही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक से नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आएगी। गृह मंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। इस समय सीमा की घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान की थी। समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। और रायपुर से ही इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप ठाकुर। संदीप, जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार गृह मंत्री बहुत सजग और सतर्क हैं और साफ तौर पर इसे खदेड़ने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, इस पर यह दौरा कितना अहम माना जा रहा है?
जी बिल्कुल आंचल, मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है, दौरे पर हैं और आज जो स्थानीय जो निजी रिसोर्ट है वहाँ पर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग ले रहे हैं। आज से 52 दिन यह पूरा शेष बचा हुआ है, जहाँ पर 31 मार्च को नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन जारी किया गया। इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरे देश में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पूरे भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, इसके साथ ही नक्सल को लेकर के प्रभावित भी था। इसके साथ ही जो हाई प्रोफाइल आज मीटिंग स्थानीय जो रिसोर्ट में लिया जा रहा है, जिसमें जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा से लेकर जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वह पहुंचे हुए और नक्सलवाद खात्मे को लेकर के आज यह जो समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिया जा रहा है, इसको एक अहम माना जा रहा है। और यह जो बैठक है कुछ ही समय पहले यह पूरा बैठक खत्म हुआ है, जहां पर अमित शाह के द्वारा जो है 31 मार्च को जो डेडलाइन जारी किया गया नक्सलवाद खात्मे को लेकर के एक जो तिथि तय किया गया है उस पर मुहर लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के कयास लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ को लेकर यदि हम बात करें तो बस्तर जो क्षेत्र है पहले नक्सलवाद को लेकर के काफी आतंक था। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है। खास करके छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति का फायदा कहा जाए, पुनर्वास नीति से बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो प्रभावित होकर आज मुख्य धारा में जुड़ करके काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ के 3 दिनों के प्रवास पर हैं अभी और आज जो हाई प्रोफाइल जो है मीटिंग ली गई है। इसके साथ ही जो स्थानीय मेयर फेयर में आज यहां पर मीटिंग ली गई है और यह जो पूरा मीटिंग के बाद में नक्सलवाद का जो अभियान है खात्मे को लेकर के इसको अहम माना जा रहा है और थोड़ी सी जो प्रक्रिया है वह तेज हो जाएगा। और यह हाई लेवल जो सुरक्षा समीक्षा बैठक है, इसमें किस तरह से जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं नक्सली उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उसको लेकर किस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी? जी बिल्कुल, नक्सलवाद खात्मे को लेकर के पुनर्वास नीति सरकार की है, जिसमें जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको जॉब से लेकर के रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, उनके परिवार का भी चिंता किया जाता है। तो इस पूरे मिशन में जो पुनर्वास नीति का विशेष भूमिका देखा जा रहा है और जो 31 दिसंबर को जो डेडलाइन जारी किया गया है उस पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो आज यहाँ पर हाई लेवल का मीटिंग है उससे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के तेजी आएगा और जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से नक्सलवाद खात्मे को लेकर के काम किया जाएगा उसको लेकर के एक बड़ी रणनीति आज यहां पर हाई प्रोफाइल मीटिंग में बनाया गया। इसके साथ ही जो पूर्व में जो काम किए गए हैं नक्सलवाद को लेकर के नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर के, इसके साथ ही जो एनकाउंटर को लेकर तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर आज हाई लेवल मीटिंग में गहन चर्चा किया गया। इसके साथ ही जो आगे की रणनीति को लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई। इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के। तो नक्सल से जुड़ी हुई जो ये हाई लेवल बैठक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। उस हाई लेवल बैठक की जब हम बात करते हैं ये अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार केंद्र सरकार बहुत सजग है। और आइए अब बात करते हैं राष्ट्र के अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ी हुई। भोपाल में भारत अमेरिका आंतरिक व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने वायदे के अनुसार समझौते में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। साथ ही ऐसे किसी भी कृषि उत्पाद को डील में शामिल नहीं किया गया जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो। हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, किसान हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन,
एथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई। हमारी मुख्य फसलें, फलों और डेयरी उत्पादन के लिए अमेरिका के लिए कोई द्वार नहीं खोला गया है। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी। श्रेयस, जिस तरह से राष्ट्र का अन्नदाता किसान को कहा जाता है, हम जानते हैं कि अगर आपकी थाली में खाना मुस्कुराता है तो इसका मतलब किसान खुश है, और ख़ास तौर पर किसानों के जो हित हैं उनको सर्वोपरि माना गया है और इस पूरी डील में उनके हितों का पूरा ख्याल रखा गया, जिस तरह से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ी बात है और ये बात सही भी है कि 140 करोड़ देशवासियों का जो पेट है वो किसान भरता है, तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो अन्नदाता ही नहीं, वो एक तरह से हम सभी के लिए भगवान स्वरूप है। और इस भगवान स्वरूप किसान के लिए सरकार ने जो है उनके हित के लिए काफ़ी ख्याल रखा, उनके हित से कोई भी समझौता नहीं होने दिया। आज शिवराज सिंह चौहान ने जो है एक प्रेस वार्ता की सुबह सुबह, और उसमें उन्होंने बताया कि जो ट्रेड डील है उसमें किसान के हितों से कोई भी समझौता नहीं किया गया है। देखिए, कल पूरे दिन भर मैं उनके साथ था। कल जो है दलहन का जो दलहन के ऊपर एक सम्मेलन था कि दलहन की जो उत्पाद है वो कैसे पूरे भारत में बढ़ाई जाए और दलहन के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बढ़ा जाए। कल भी शिवराज सिंह चौहान ने लगातार दलहन की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ इस पर भी जोर दिया था कि कैसे जो दलहन की फसलें हैं उनको हम अमेरिका से इंपोर्ट न करें, अपने यहाँ ही उनकी उत्पादकता बढ़ाएं, और इसके साथ साथ पूरे विश्व में जो है दलहन के साथ साथ जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनको हम एक्सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात आज जो शिवराज सिंह चौहान ने कही वो ये कही कि अमेरिका ने 50% जो टैरिफ उन्होंने लगाया था और उसमें जो कृषि उत्पाद थे उसमें कुछ चीज़ों पर जो है वो 50% से घटाकर 0% तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ बात करें भारत की, तो भारत जो माल आज भी कृषि उत्पादन में जो चीज़ें अमेरिका को दे रहा है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कोई भी टैरिफ की जो है कटौती नहीं की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ किया है कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, स्ट्रॉबेरी, चेरी, हरी मटर, दालें, तिलहन और इन सब तंबाकू जैसी चीजों पर कोई भी टैरिफ की छूट जो है वो नहीं दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो मक्खन का घी है, चीज है, पनीर है, वो अब जो है इंपोर्ट अमेरिका से नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ मसालों की बात करें तो मसालों की अगर हम बात करें तो 88% जो है मसालों की उत्पादकता बढ़ी है। लगभग 200 देशों में जो है भारत के मसाले जो है वो जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अन्य देशों में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे जो महिलाएं हैं, किसानों के साथ साथ महिलाओं का भी देखिए विशेष ख्याल रखा गया है। महिलाएं भी जो है बहुत सशक्त हो रही हैं और आने वाले समय में, यानी अगर 2047 विजन हम लोग देखें तो 2047 के विजन को देखते हुए किसान और महिला ये दोनों का ये ट्रेड डील में जो समझौता हुआ है ये इन दोनों वर्गों को सशक्त करेंगे, ये जो ट्रेड डील है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रेयस, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। जिस तरह से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि जो किसानों के हित हैं उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, उनके हित लगातार सर्वोपरि हैं और अमेरिकी बाजारों को तमाम जिन अलग अलग उत्पादों का जिक्र किया उसके लिए खोला नहीं गया और किसानों के हितों का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। तो भारत नहीं आएंगे अमेरिकी उत्पाद, जिस तरह से लगातार कृषि मंत्री अपने बयान में कह रहे थे, और विपक्ष के सभी आरोपों को निराधार साबित किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज।
मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बढ़ते आगे और बात करते हैं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की, जिन्होंने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप लगाते हुए कड़ा हमला बोला। हेमंत बिस्व शर्मा का आरोप है कि गौरव गोगोई कई युवाओं को लेकर पाकिस्तान दूतावास गए। अपने आरोपों को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने तस्वीर भी जारी की। पूरे मामले को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर बताते हुए गृह मंत्रालय से इसकी जांच कराने का फैसला किया है। ये फोटो, ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफ़ी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। ये जब पिक्चर देखा बहुत देर तक मैंने सोच के रखा था ये कोई फोटोशॉप है, बट आफ्टर 2-3 days Congress people started endorsing it. Then I realized that this picture is true. Then we open up the entire investigation because it cannot be in isolation. साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख से करीबी संबंध होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान में बैंक खाते हैं, जिसका चुनावी हलफनामे में जिक्र ही नहीं है। साथ ही असम सीएम ने कहा कि गौरव की पत्नी एलिजाबेथ भारत से संबंधित विभिन्न जानकारियां इकट्ठा करती थी और पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख को रिपोर्ट देती थी। In 2011, Elizabeth has come to Pakistan from America. She was given an appointment with Lead Pakistan First for 1 year. Followed by that, she came to India, but the salary of Elizabeth Gogoi while she was working in India in a separate NGO, the salary was paid, continued to be paid by Lead Pakistan and Ali Tokir Sheikh. In the agreement itself, it was written that although she will be in India, she will report to Ali Tokir only. और आइए आपको बताते हैं कि असम सीएम ने कांग्रेस सांसद पर आखिरकार क्या-क्या आरोप लगाए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आखिरकार आपको समझाते हैं। तो गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंध के कई आरोप हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तानी दूतावास गए थे गौरव गोगोई, इसलिए पाकिस्तान परस्त ये हमने टैगलाइन दी है। और कैसे कई युवाओं को लेकर वो पाकिस्तानी दूतावास गए और अब जो गौरव गोगोई की पत्नी हैं उन पर अली तौकीर शेख से करीबी संबंध होने के भी कई सबूत सामने आए। पाकिस्तानी एजेंट जो हैं अली तौकीर शेख, और कैसे जो पाकिस्तानी कंपनी है उसने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को नौकरी दी, ये कई अहम जानकारियां हैं। नौकरी देने के बाद एलिजाबेथ का भारत में तबादला भी किया गया और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेतन का भुगतान पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख ने किया। अब इससे आप इस ट्रेल को समझ सकते हैं। और एलिजाबेथ 2011 में अमेरिका से पाकिस्तान आई और एलिजाबेथ के पाकिस्तान में बैंक खाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप चुनावी हलफनामा भरते हैं उसमें अपने बैंक खातों की डिटेल्स आपको देनी होती है, लेकिन चुनावी हलफनामे में पाकिस्तानी बैंक खातों का कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया गया। और इस खबर के बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। तो भारत में होने जा रहा है
AI इम्पैक्ट समिट। और उससे पहले हमने टेक महिंद्रा के ग्लोबल हेड ऑफ AI से बात की। आइए देखते हैं कि उनका इस समिट और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तमाम संभावनाएं हैं उसे लेकर क्या कहना है। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भविष्य की नई इबारत लिख रही है, तब भारत इस तकनीकी क्रांति का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एआई समिट 2026 इसी संकल्प का वैश्विक मंच है, जहां सरकार, उद्योग और इनोवेशन एक साथ मिलकर भारत की एआई ताकत को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे साथ निखिल मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं, ग्लोबल हेड ऑफ एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा अवसर आप मानते हैं ये जो समिट होने वाला है 2026 का एआई को लेकर? आई थिंक ये इंडिया एआई समिट एक लौता ऐसा समिट है ग्लोबल साउथ में जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एआई को हम डिफ्यूज कर रहे हैं एक्चुअल यूज केसेस में, और वो बहुत ही जरूरी है भारत के लिए। 2023 में हमने एक मॉडल बनाया था प्रोजेक्ट इंडस। वो प्रोजेक्ट इंडस हमने ये बनाया था कि हम किस तरह से ग्राउंड अप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि उसका मतलब होता है कि जो आपकी भाषा को समझे और उस हिसाब से उसको जवाब दे। तो ये एक हमने बनाया था ये कह के कि हिंदुस्तान जैसा देश जो है वो विविधताओं का देश है जी, और इसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप हिंदुस्तान की भाषाएं देखेंगे तो 30 मेन भाषाएं हैं और 1645 जो हैं ऐसी भाषाएं हैं जो उपभाषा है, जिनको हम डायलेक्ट भी कहते हैं जी। लेकिन अगर आप इस देश को जगह जगह से जोड़ने की कोशिश करेंगे गौरव जी, तो इस देश के अंदर कम से कम 19,200 उपभाषाएं बोली जाती जी। ऐसी उपभाषाएं जो केवल 100-200 लोग बोलते हैं। अब किस तरह से मैं एक मशीन या हम एक मशीन बनाए या एक लैंग्वेज मॉडल बनाए जो इन विविधताओं को समझे और उसका जवाब दे। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे पास है कि अगर आप इंग्लिश का एक सेंटेंस लेते हैं और बोलते हैं लास्ट वीक आई सॉ अ फिल्म। अब ये लास्ट वीक रहता है, अगर आप हिंदी में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे पिछले हफ्ते मैंने एक पिक्चर देखी जी। लेकिन अगर कोई आदमी गूढ़ मारवाड़ी में इसको बोलता है तो वो बोलता है लारला हफ्ते मैंने एक फिल्म देखी। अब ये जो शब्द लारला है, अगर मैं इसको अपने सिस्टम में नहीं समझता हूं तो लारला का सबसे सिंपल वर्ड जो इसके जुड़ा हुआ है वो है लाडला। तो लाडला हफ्ते मैंने फिल्म देखी का कोई मतलब नहीं रह जाता और आदमी नहीं समझता और ना ही मशीन समझती है। तो इन चीजों को पकड़ना और फिर भारत के लिए इसको डिफ्यूज करना यूज केसेस में। अब जो हमने मॉडल बनाया है वो बच्चों को साइंस या फिजिक्स पढ़ने में उनकी अपनी भाषा में और उपभाषा, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे डोगरी हो, उनको कितना सहायक दे सकता है। मेरा मानना यह है गौरव जी कि लोगों की क्रिएटिविटी सिर्फ भाषा जानने या ना जानने से नहीं रहनी चाहिए। लोगों की क्रिएटिविटी को उभारने के लिए आपको उपभाषाओं की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बहुत बड़ा अहम काम इस समय भारत कर रहा है ग्लोबल इंडिया एआई समिट करने के बाद। तो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ग्लोबल इंडिया एआई समिट। एक तो भारत की पहचान देने के लिए कि हम एआई को किस तरह से डील कर रहे हैं, और दूसरा देश विदेश को ये बताने के लिए कि क्या क्या काम चल रहा है और कहां लोग जुड़े हुए हैं एआई को एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे यूज केस को कंप्लीट करें। ऐसे में निखिल जी, एक सवाल आता है कि जब हम एआई को लेकर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखना है कि चैलेंजेस भी कुछ साफ तौर पर नजर आते हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिस्पॉन्सिबल एआई। ये कितना महत्वपूर्ण है कि रिस्पॉन्सिबल एआई, और इसको किस तरह से जो लोगों के सामने कि लोगों का कोई नुकसान ना हो, उनको हर तरह से फायदा मिले, इसके लिए किस तरह से रूपरेखा रखी गई है? सबसे जरूरी ये है कि आपके देश का डेटा जी और आपके देश की एथिक्स और बायस मुझे समझनी चाहिए। अगर ये देश चाहता है कि मैं किसी स्तर पे ही सिर्फ अपनी मशीन से बात करवाऊं, कोई भी देश हो सकता है, तो वो मेरा एआई मॉडल वैसा काम करना चाहिए। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल डेवलपर की ये है। तो जो डेटा उठाया जाए वो डेटा जो है बिल्कुल सही हो, उसको क्लीन किया जाए, उसको देखा जाए कि उसमें ये बायस और एथिक्स नहीं है। एक टिपिकल बायस टिपिकली आ जाता है ये है कि अगर डॉक्टर जो है सारे मर्द हैं तो क्या नर्स सारी औरतें हैं। ये बायस नहीं आने चाहिए, बिकॉज आजकल के जमाने में डॉक्टर भी आदमी भी नर्स बन रहे हैं और जो औरतें हैं वो भी डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। तो ऐसे बायस नहीं निकलने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी,
ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी का मतलब होता है, सपोज गौरव जी गए लोन लेने और मैं गया लोन लेने, मैं बीटेक हूं, गौरव जी एमटेक हैं, बीटेक को लोन मिल गया लेकिन गौरव जी को लोन नहीं मिला क्योंकि वो एमटेक थे, इसका क्या कारण हो सकता है? ये थोड़ा मुश्किल प्रहर है रिस्पॉन्सिबल है। इसमें अभी भी रिसर्च जारी है, इसमें ये देखना चाहिए कि मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, बिकॉज ये बहुत बड़े मॉडल हैं, ये नीचे स्तर पे काफी डेटा और कैलकुलेशन करते हैं और मैथमेटिक्स चलता है इनमें, तो इनको संभालना अभी भी एक रिसर्च का कंडीशन है। जैसा कि हमने देखा कि आपने पीएम मोदी के साथ भी जब मुलाकात की थी तो बहुत इंपॉर्टेंट वो पूरा फैक्टर रहा था, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं उसमें बहुत अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई थी। क्या कुछ खास रहा था, जानना चाहेंगे आपसे। आई थिंक सरकार का सपोर्ट बहुत अच्छा है गौरव जी के। अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी के 3 ही स्तंभ होते हैं, राइट? कॉर्पोरेट जैसे कि हम लोग, एक एकेडमिया जहां से आप बच्चे आते हैं नए, और तीसरा गवर्नमेंट। जैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे हमें कुछ डेटा चाहिए, वो गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। इस समय सरकार का एआई कोष सिस्टम है, भाषणी बना रखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और अपने मॉडल बनाने के लिए। जब मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई तो मैं नंबर 1 एक तो बहुत बड़ा गर्वित था, मैं महसूस किया, मैंने गर्व क्यों, इतने बड़े आदमी से मेरी बात हो रही है, मैं किस तरह से उनसे बताऊंगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कंपनी क्या कोशिश करने की कर रही है। लेकिन मैं अचंभित रह गया गौरव जी कि उनको काफी कुछ पता है, वो अपने निजी जीवन से जो भी उनको मिलता है वो उसको एक प्रैक्टिकल ढंग पे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, वो ये भी जानते हैं कि उनको भारत को कहां ले जाना है। उनका हमें एक ही मैसेज था गौरव जी, और वो मैं एक्चुअली सबको देना चाहता हूं। मैसेज ये था कि एआई को जब तक हम भारत के कोने कोने तक नहीं पहुंचाएंगे, भारत की हर गृहिणी अगर अपने फोन पे एआई इस्तेमाल करे, भारत का हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो एआई का इस्तेमाल करके पढ़े, भारत का हर किसान इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, देखे कौन से मुझे बीज बोने चाहिए आज की डेट में, कौन से नहीं, और मैं किस तरह से इसका फायदा उठा सकता हूं। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत जो है एआई का विश्व गुरु या एआई में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मॉडल हम बनाते रहेंगे, काम हम करते रहेंगे, लेकिन जब तक ये देश के कोने कोने तक हम पहुंचा नहीं देते एआई और लोग इस्तेमाल नहीं करते, तब तक इसका कोई फायदा नहीं। और वो बहुत ही बढ़िया चीज उन्होंने कही, तो मुझे ये सीखने अब आते हैं इस समिट को लेकर भी जब हम बात करते हैं निखिल जी, और तो काफी महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इसमें अगर हम कहें तो टेक महिंद्रा का क्या एजेंडा है, किस तरह से लोगों तक पहुंचना है और कैसे आगे की जो प्रणाली है उसको रखा जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है टेक महिंद्रा का? तो देखिए गौरव जी, हमारा ऑब्वियसली बूथ है वहां पे इंडिया एआई समिट में, उसमें हम काफी चीजें दिखा रहे हैं। एक तो हम अपना मॉडल जो हमने बनाया, जो हमने एजुकेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया, जिसमें हम फिजिक्स दिखा रहे हैं। 6 से 12 साल के बच्चे या 6 ग्रेड से 12 ग्रेड तक के बच्चे किस तरह से फिजिक्स को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, अपनी उपभाषाओं में इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। उसके साथ हम एक मेटा ह्यूमन टाइप ट्यूटर भी बना रहे हैं कि बच्चे जो हैं जब घर चले जाते हैं तो एक टीचर की जरूरत पड़ती है, तो टीचर क्या आप ऑनलाइन पे ले सकते हैं, आप अपने पीसी पे ले सकते हैं। टेक महिंद्रा अपने फ्यूचर में 2 या 3 चीजें देखता है, और वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं गौरव जी, जो एक्चुअली प्रधानमंत्री कहते थे, किस तरह से एआई को इस्तेमाल करके हम बिजनेस और सोसाइटी के लिए हेल्प कर सके। हमारा काफी रिसर्च और काफी काम जो है उस तरफ जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं एआई का जोर है, लास्ट ईयर जेन एआई का जोर था, आज लोग एजेंटिक एआई बोलते हैं, आगे जाते हुए हम देख रहे हैं कि लोग वर्ल्ड मॉडल भी बोलेंगे। इन सभी दिशाओं पे टेक महिंद्रा काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि भारत लगातार उभरता हुआ नजर आ रहा है वैश्विक पटल पर, यानी कि हम वर्ल्ड फोरम पर जब बात करते हैं, आने वाला फ्यूचर आप कैसे देखते हैं भारत का एआई सेक्टर को लेकर? मेरे हिसाब से गौरव जी, भारत पहला बेंचमार्क तो ये सेट करेगा कि कितने लोग एआई इस्तेमाल करते हैं, और आई थिंक भारत उसके लिए प्राइम है। बिल्कुल, कि एआई कहां किस क्षेत्र में अप्लाई करेंगे। भारत का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट है कि एक तो विविधताओं का देश है, और जितने यूज केसेस हमें मिलते हैं उसको हम फ्रिंज या बिल्कुल अंतिम तकनीकी दौर पे कहते हैं, जो लोग टेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे कंडीशन ही नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है अगले 5 से 10 साल में भारत में सबसे ज्यादा प्रावधान रहेगा जहां एआई अप्लाई कर रहा है, और वही भारत को सबसे बड़ा बनाएगा एआई में, नंबर 1। नंबर 2, एआई की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अब भारत को अपना वर्चस्व बनाना पड़ेगा। वो मॉडल्स जो एनर्जी वाइज अच्छे हैं, वो मॉडल्स जो टेक्निक वाइज अच्छे हैं, और वो मॉडल्स जो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे काम करते हैं, यहाँ पे हमें क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट मेरा आधा रिसर्च जो है क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी जाता है एआई के साथ, तो मैं वहां पे भी देखता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग को किस तरह से एआई से मिलाया जाए, ताकि ये एनर्जी का फैसेट जो है हम सॉल्व कर सके एआई।
निश्चित तौर पर फ्यूचर तो इससे काफी ब्राइट नजर ही आ रहा है और आने वाले समय में देखना होगा कि भारत कितना मजबूत गति से एआई को लेकर और क्वांटम को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल मल्होत्रा जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए इस फोरम के जरिए। गौरव जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना है। इस समय इंडिया इस पे काफी काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मिड डे प्राइम में बात खेल जगत से जुड़ी हुई। टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज पहला मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 183 रन का लक्ष्य रखा। अफगानिस्तान के लिए मुलवद्दीन नईब ने सर्वाधिक 63 रन बनाए, वहीं न्यूजीलैंड ने अब तक 4 विकेट के नुकसान पर 124 रन बना लिए हैं। और बात करते हैं टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज के दूसरे मैच की, जहां इंग्लैंड और नेपाल की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच दोपहर 3 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और वहीं दिन के तीसरे मैच की अगर बात की जाए तो ये श्रीलंका और आयरलैंड की टीम यहां पर आमने सामने होने वाली है और ये मैच जो है वो आज शाम में खेला जाना है। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो टी20 विश्व कप में रोमांचकारी मैचेस का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में टी20 विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। मुंबई में खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 29 रन से हराया। मैच में अमेरिका ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत की जो शुरुआत है वो अच्छी नहीं रही, लेकिन टीम ने एक समय में 77 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंद पर 84 रन की पारी खेली। टीम के स्कोर को 9 विकेट पर 161 रन तक पहुंचाया। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना पाई। अमेरिका की ओर से सबसे ज्यादा रन संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रंजने ने बनाए। दोनों ने 37 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी को खेलने वाली है। और वहीं टी20 विश्व कप में कल खेले गए एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 182 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए शिमरॉन हैटमायर ने सर्वाधिक 64 रन की पारी खेली और जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लगाई है। और अब बात करते हैं संडेज ऑन साइकिल से जुड़ी हुई। आज सुबह दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके लोग दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए। यहाँ कोई जुम्बा करता नजर आया तो कोई योगा, किसी ने रस्सी कूद में हाथ आजमाए तो कोई हुला हुप करता हुआ दिखाई दिया। संडेज ऑन साइकिल में इस बार पीएसयूज ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पूर्व हॉकी खिलाड़ी खुशमीत सिंह और क्यू स्पोर्ट्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता आलोक कुमार भी मौजूद रहे। और भारत ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीत ली। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ने यह खिताब जीतने में कामयाबी पाई। भारत बांग्लादेश को 4-0 से मात देकर ये कामयाबी हासिल की गई है। और वहीं अब बात करते हैं सॉकर की कि कैसे स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने म्यार्को को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ बार्सिलोना ने लीग के शीर्ष पर 4 अंक की बढ़त बना ली। बार्सिलोना के लिए रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लेमिन यमाल और मार्क बर्नाल ने गोल किए हैं। और वहीं अगर हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो आर्सेनल ने सनडरलैंड को 3-0 से मात दी। आर्सेनल के लिए विक्टर यूकेरेस ने 2 गोल किए। इस जीत के साथ ईपीएल के शीर्ष पर आर्सेनल ने बढ़त के साथ इसमें 9 अंक की बढ़त हासिल की है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती पर इस अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचारों और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया है। और इसके साथ ही दिल्ली में आज 59वीं स्टेट्समैन विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया। मोटर वाहन उद्योग की विरासत का जश्न मनाने के लिए इसे आयोजित किया जा रहा था, जिस रैली में रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बेंटले की 100 साल से अधिक पुराने मॉडल्स को भी शामिल किया गया। और बात एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जिसने नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए।
छात्र 8 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित होगी। नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए neet.nt.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। आज सुबह वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रियाद पहुंचे, जहां वर्ल्ड डिफेंस शो में हिस्सा लेंगे। रियाद पहुंचने पर सीडीए अबू जॉर्ज, कर्नल सरबजीत सिंह, रक्षा महानिदेशक चंदनदीप सिंह और सऊदी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें साझा करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लिखा कि ये यात्रा सऊदी अरब में भारत के साथ नए रणनीतिक रिश्तों को आगे लेकर जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ मिलकर अलवर टाइगर हाफ मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाई है। और इस मौके पर एक्टर रणदीप हुडा को आप देख सकते हैं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहां पर फिटनेस पर जोर दिया। रणदीप हुडा को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और रणदीप हुडा फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिटनेस को लेकर जाने जाते हैं और लगातार फिटनेस की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के ऐतिहासिक और सफल दौरे के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो ये 2 दिवसीय दौरा था, मलेशिया का तीसरी अहम यात्रा मलेशिया की, जहां कई अहम रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और जो आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आया उसमें कई ऐसे सेक्टर्स पर बातचीत की गई जहां दोनों देश रणनीतिक, सामरिक और साथ ही साथ कूटनीतिक लिहाज से अगले आने वाले सालों में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे।
तो मलेशिया के सफल दौरे के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर। सांस्कृतिक लिहाज से जो मलेशियन कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हुए भी नजर आए और प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय मलेशिया दौरा अपने आप में सफल और ऐतिहासिक माना जा रहा है। जिस तरह से जो आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आया उसमें कई ऐसे सेक्टर्स पर दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की बात की। कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कन्वेंशनल रहे, कुछ नए सनराइजिंग सेक्टर्स जो दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएंगे और कैसे जिस भारतीय समुदाय जो वहाँ पर रह रहा है उससे प्रधानमंत्री ने जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के जरिए अपने अनुभवों को साझा किया, उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जिक्र हम कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर कर रहे हैं उसमें मलेशिया में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा कि कैसे हर जो भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और किस तरह से ये जो यात्रा है इनमें हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने जिक्र किया, इन तमाम सेक्टर्स में अलग ही साझेदारी आने वाले सालों में निकल कर सामने आएगी। फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।